आज हम डिटरमिनेंट वाला चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर 4 है, उसकी हम 4.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। 5-6 प्रॉपर्टीज है, उनसे रिलेटेड ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज कम से बच्चे आएंगे ना, क्योंकि सबको करना नहीं है, इसलिए देख लेते हैं, दोबारा से वो रिवाइज कर देंगे अगर कोई आना होगा तो। प्रॉपर्टीज 4.2। मुस्कान, तुम हमारे पढ़ा दिया ये वाला चैप्टर सर ने? यस सर। अच्छा, तो इसमें क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, नोट भी करना चाहो तो कर लो, या फिर वैसे लिखा देता हूँ कि अगर कोई एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इस डिटरमिनेंट का आंसर मान लो डेल्टा है हमारे पास। तो अगर तुम इसमें इंटरचेंज कर देते हो, इफ इंटरचेंज रो और कॉलम, रो और कॉलम, कॉलम या रो में से किसी को इंटरचेंज कर देते हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज। डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, अनचेंज। जैसे इसका क्या करना है हमें, मतलब इसका ट्रांसपोज कर दो, ए बी सी यहाँ लिख दिया, रो को मैंने कॉलम बना दिया, डी ई एफ और जी एच आई कर दिया। तो अगर तुम रो को कॉलम या कॉलम को रो बना दोगे तो इसका आंसर भी डेल्टा आएगा, इसका भी डेल्टा आएगा। मान लो इसका आंसर 5 आने वाला है, तो चेंज करने के बाद भी आंसर कितना ही आने वाला है अपने पास, इसका आंसर 5 ही आने वाला है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी ठीक ठीक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ा आगे पीछे लिखवा देता हूँ मैं, कि इफ टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डेल्टा डिटरमिनेंट इज 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी, फिर यहाँ भी लिख दिया ए बी सी और डी ई एफ, तो इसकी कोई से भी दो, 3 भी हो तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट, यहाँ एटलीस्ट लिख सकते हो, एटलीस्ट 2 रो या 2 कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसको बिना सोल्व करे ही हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, उसका 0। देखते ही बता सकते हैं, इसको सोल्व नहीं करना, तो डायरेक्ट देख के इसका आंसर कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ये तो हुआ इक्वल इक्वल, लेकिन आइडेंटिकली भी होना चाहिए। जैसे अपने पास क्या लिख दिया यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ लिखते हैं 1 2 3, फिर यहाँ लिख दिया 4 8 12 7 6 2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई सी भी 2 रो तो इक्वल तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर इक्वल का मतलब ये नहीं, आइडेंटिकली होना चाहिए, मतलब उनका रेशो भी सेम आ जाए, कोई भी 2 रो का, तभी आंसर 0 होगा। जैसे इन दोनों रो को डिवाइड करें तो 1/4 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करें तभी 1/4 आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी 1/4 ही आने वाला है। तो ये आइडेंटिकली है, मतलब किसी रो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी रो आ जाती है तो उसका आंसर भी कितना होगा, 0 होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई 2 रो इक्वल हो या 3 हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आइडेंटिकली हो, रो हो चाहे कॉलम हो, उस डिटरमिनेंट का आंसर बिना सोल्व करे अपन लिख सकते हैं
कि 0 होने वाला है। ठीक है, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, तीसरी इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं फिर भी पढ़ लेते हैं कि ABCDEFGHI है, इसको किसी नॉन जीरो नंबर कैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे KA KB KC मल्टीप्लाई होगा और बाकी के फिर ऐसे कैसे लिख देंगे DEFGHI, कोई भी एक रो को कर दो या किसी भी एक कॉलम को कर दो, मल्टीप्लाई ओनली वन रो और कॉलम। जबकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में तो क्या होता था, हर एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होता था, इसमें केवल एक रो के या एक कॉलम के ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं भाई राघव कुमार दोबारा से। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास ABCDEFGHI लिखा हुआ है तो अगर हम इसको इंटरचेंज भी कर देते हैं रो और कॉलम को, किसी भी एक को इंटरचेंज कर दो, जैसे ABC रो थी मैंने इसको कॉलम बना दिया, ABC सेकंड रो को भी कॉलम बना दिया, थर्ड को भी कॉलम बना दिया, तो इसका आंसर जितना आने वाला था उतना ही आंसर इसका आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। मान लो इसका आंसर 5 आता तो इसका आंसर भी 5 आने वाला है। सेकंड में क्या होगा हमारे पास कि अगर कोई भी दो रो आपस में आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा, बिना कुछ सोचे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दो रो इक्वल आ रहे हैं तो इनका आंसर 0 हो जाएगा इस पूरी डिटरमिनेंट का। और इसमें क्या हो रहा है, आइडेंटिकली हो रहा है, मतलब इनके रेशो सेम आ रहे हैं, 1/4, 2/8 का भी 1/4, 3/12 का भी 1/4, इनके रेशो सेम आ रहे हैं, तो इनको हम बोल देंगे कि आंसर 0 आने वाला है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट को तो कोई एक रो या कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ में क्या प्रॉपर्टी है, इफ वी इंटरचेंज ये चीज गलत लिखी थी यहाँ पर, इंटरचेंज का मतलब कुछ और होता है, इंटरचेंज और नहीं आएगा, रो इनटू कॉलम ये आएगा। इंटरचेंज भी ठीक है, रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, इनटू ये लिखो, यहाँ थोड़ा चीजें चेंज कर दो, मैंने हिंदी में कुछ और बोल दिया और इंग्लिश में कुछ और लिखवा दिया, बस ये फर्क है। प्रॉपर्टी तो वही है कि अगर रो को कॉलम में चेंज करते हो तीनों को तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ है इफ वी इंटरचेंज रो इनटू रो, वहां पे था रो इनटू कॉलम, यहाँ पे है रो इनटू रो। ठीक है, अगर आपस में रो को हम रो में चेंज कर देते हैं और कॉलम इनटू कॉलम, कॉलम को कॉलम में चेंज कर देते हैं, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज also change, but numerical value same, but numerical value same। ठीक है, अगर आपस में रो को रो में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट के साइन भी चेंज हो जाएंगे लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। क्या कहना चाह रहा है ये वाला कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर ABCDEF और GHI है, ठीक है, अगर हमारे पास है R1 है, ये R2 है और ये R3 है, अगर मैं R2 को R1 बना दूं और R1 को R2 बना दूं, मान लो इसका आंसर तो कितना आने वाला था डेल्टा, तो अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें DEF ABC
और GHI। थर्ड वाले को तो ऐसा कैसे रहने दिया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो इसका आंसर न्यूमेरिकली तो डेल्टा ही आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, कहने का मतलब है। लेकिन कोई दो पास पास की ही जरूरी नहीं है, दूर दूर की भी आपस में इंटरचेंज हो रही हो। जैसे R1 की जगह R3, R3 की जगह R1 लिखते हैं यहाँ पर, GHI है ना, DEF और GABC, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाली तो एज इट इज रहनी चाहिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बस R1 की जगह R3, R3 की जगह R1। सेम यही कॉलम में भी हो सकता है ना, कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें कहीं पर, तो इसका न्यूमेरिकली तो वैल्यू तो वही रहता है, लेकिन आंसर चेंज हो जाता है। चलो अब इसका बताएं, देखें। DEF GHI और ABC, इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या कराएंगे होगा? तो देखो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए हमें धीरे धीरे चीजें सोचनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक तो यहाँ पर GHI की जगह ABC लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट को थर्ड से रिप्लेस किया गया है ना, लेकिन यहाँ पर तो फिर GHI तो पहली रो में आना चाहिए था R1 में, ये R2, ये R3, ये तो सेकंड में आ गया। तो इसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, एट ए टाइम दो ऑपरेशन लगा रखे हैं। मैं सिंगल सिंगल ऑपरेशन लगाता हूँ। पहले मेरे को यहाँ पर ABC लाना है, यहाँ पर ABC लाना है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट की जगह थर्ड, थर्ड की जगह फर्स्ट, तो ये वाला इंटरचेंज कर दिया अपन ने ना, इसको कर दिया इंटरचेंज, तो आंसर डेल्टा था तो माइनस डेल्टा आ गया। ठीक है, फर्स्ट की जगह थर्ड और थर्ड की जगह फर्स्ट लिख सकते हैं ये वाला। अब ये लाना है हमें तो इधर वाला, तो अब मेरे को क्या करना है इसमें, इस अब ये वाली नई हमारे पास R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, ठीक है ना, नया हो गया काम। अब हमें GHI को बीच में लाना है, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, DEF GHI और ABC। तो हमने एक बार तो यहाँ इंटरचेंज करा तो ये प्लस का डेल्टा माइनस का डेल्टा हो गया, और एक बार यहाँ इंटरचेंज करा तो ये माइनस का डेल्टा किसका हो गया, प्लस का डेल्टा हो गया। तो अगर तुमने दो ऑपरेशन लगा दिए जाए इसमें, तो जरूरी नहीं है कि फिर माइनस ही आंसर आए, डिपेंड करता है कि क्या कर रखा है। अगर एक बार लगाया तो माइनस, दो बार लगाओगे तो प्लस, तीन बार लगाओगे तो फिर माइनस, चार बार लगाओगे तो फिर प्लस। ओड में माइनस आता जाएगा, ओड ऑपरेशन लगाओगे तो, इवन ऑपरेशन लगाए होंगे तो प्लस आता जाएगा। ठीक है ना, इतना सारा नहीं पूछते, बस में एक ही में ही काम हो जाता है अपना, तो कि एक बार इंटरचेंज करा तो वहीं से आंसर आ जाए। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। इसके बाद फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी का नाम तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होता है, जैसे A+B C D P+Q R S U+V WX ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने एक ही कॉलम के अंदर A+B P+Q U+V लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बाकी के दो कॉलम, अगर कॉलम को अलग अलग कर रहे हो तो बाकी के जो रिमेनिंग दो कॉलम हैं उनमें कोई चेंज नहीं करना, वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो इसको हम दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट में, प्लस यहाँ लिख सकते हैं CRSDSX, इन दो चीजों को तो ऐसा कर सकते हो, CRSDRX, ये हो गया। और इनमें आगे वाले को तो आगे वाले में लिख दो, APU, और पीछे वाले नंबर को पीछे वाले में लिख दो, PQV। तो कभी कभी क्या होता है, दो डिटरमिनेंट को सोल्व करना आसान होता है ना, जैसे हमसे ऐसे दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाएगा हमें, ऐसे दे दिया जाएगा कि A+B P+Q U+V, और यहाँ पे लिख देंगे BQV, और एक जगह लिख देंगे AP। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके बताओ कितना आंसर आता है, यूजिंग प्रॉपर्टी। एक्सपेंड नहीं करना, स्टार्टिंग में एक्सपेंड नहीं करना होता, एक दो प्रॉपर्टी लगाने के बाद तुम एक्सपेंड कर सकते हो।
एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ ना, तो एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि हमें लिखते थे ना पहले प्लस माइनस प्लस करके, फिर 1 लिखा, फिर यहाँ लिखते थे, फिर -2 लिखा, इसको एक्सपेंड करना बोलते हैं। तो बोलते हैं विदाउट एक्सपेंड से सोल्व करो। तो अगर इसके दो टुकड़े कर दें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, बाकी की दो चीजें तो सेम रहने देंगे, मतलब बी क्यू वी पी यू सॉरी ए पी यू, है ना, और बाकी की दो चीजें ये भी इसमें लिख दो, बी क्यू वी ए पी यू। अब यहाँ पर क्या जाएगा, ए पी यू, और यहाँ पर क्या जाएगा, बी क्यू वी। अब इन दो डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि पहला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम सेम आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर दो कॉलम आइडेंटिकली आए तो इसको बिना सोल्व करे आंसर क्या लिख सकते हैं, अपन 0 लिख सकते हैं। और इसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वल इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर, इसका मतलब भी इसमें आंसर 0 आ रहा है। तो बस इस तरह से डायरेक्ट आंसर 0 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो दो प्रॉपर्टी का यूज आ गया इसमें, तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी आ गई कि हम इसको रो को अलग कर सकते हैं, और एक अपने पास 4th नंबर है, 3rd नंबर की प्रॉपर्टी यूज में आ गई। ठीक है, समझ में आता जा रहा है। इस तरह से अपन इनको अलग अलग कर सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना कि क्या क्या चीजें लिखी हुई है, लेकिन मीनिंग यही चीजें आते जाएगी। फिर 6 नंबर की प्रॉपर्टी है, जो हमने मैट्रिक्स में भी काम में ली थी। 6 नंबर की प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये लिखा हुआ है ना। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। जैसा हमने डिटरमिनेंट में करा था कि उसमें ऑपरेशन लगाना सिखाया था मैंने लास्ट वाले एक्सरसाइज में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में। जैसे मैं यहाँ पर R1 में क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ अपनी इच्छा अनुसार इन बाकी दो रो का यूज करके। ऐसे कॉलम में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मैं R1 प्लस R2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो करने का क्या मतलब है, करने का मतलब है कि तुम अगर ये ऑपरेशन लगाते हो इसके अंदर, तो जो आंसर आने वाला है a प्लस डी, बी प्लस ई, सी प्लस एफ, डी ई एफ जी एच आई, है ना, ऐड कर दिया। तो इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आने वाला है वो डेल्टा के ही इक्वल आने वाला है, मतलब ऊपर वाले के ही इक्वल आने वाला है। ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता। तुम ए भी कर सकते हो, R1 की जगह पर क्या कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, या R1 की जगह पर तुम ऐसे लिख सकते हो कि पहले इसको 2R2 कर दिया, किसी नंबर से ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ यहाँ नहीं करना, 3R1 यहाँ नहीं करना, क्योंकि R1 में ऑपरेशन कर रहे हो, जिसमें ऑपरेशन करते हो, जिसमें चेंजेस करने जा रहे हो, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ना ही डायरेक्टली तुम ऐसे कर सकते हो कि R1 प्लस 3 कर दो, ऐसे नहीं। डायरेक्ट कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते, उसकी तुम्हें R2 का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही उसको किसी नंबर में ऐड कर सकते हो। तो अगर ये ऑपरेशन देखना है हमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2D 2E 2F को A में से माइनस कर दो, A माइनस 2D, B माइनस 2E, C माइनस 2F, और यहाँ लिख दिया DEF GHI, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, वही आंसर आने वाला है डेल्टा, इसमें कोई चीजें चेंज नहीं होने वाली। ऑपरेशन लगाने के बाद चीजें चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी जो मेरे को याद है, फिर और भी होगा तो देख लेंगे, लेकिन ये 6 ही है ऑलमोस्ट। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, है ना, लिख लो इनको आराम से। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आइडेंटिकल होते हैं तो आंसर 0 आता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। 4th नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी के से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे। 5th नंबर पे क्या है कि अगर कोई एक रो है तो उनको हम आपस में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो इसमें भी कुछ चीजें ऐड होती है इसके अंदर, और बता देता हूँ मैं 5th वाले के अंदर ही, कि जैसे यहाँ a प्लस बी
बी प्लस सी ना, हाँ, और यहाँ डी लिख लेते हैं, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और एस लिख दिया। ठीक ना, अब क्वेश्चन करेंगे ऐसे अपने आप आ जाएगा, u प्लस वी, वी प्लस डब्ल्यू और एक्स लिख दिया। तो अब इसको अलग अलग करने का मतलब बच्चे क्या करते हैं कि इनको सबको ही अलग अलग कर देते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो अगर तुम्हें इन दोनों को अलग करना है ना, मतलब R1 को करना है, तो इनको अलग नहीं कर सकते, इनको ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा, B प्लस सी डी, Q प्लस आर एस और V प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स। इसको तुम आगे A P Q, मतलब जब भी तुम अलग करने जा रहे हो किसी रो या कॉलम को, तो एट ए टाइम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाकी के दो जो बचे हुए हैं उनको सेम लिखना पड़ेगा, Q प्लस आर इंटू एस, बी प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे अपन बी क्यू बी, ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल्व करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंड। विदाउट एक्सपेंड करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उसको एक्सपेंड ही नहीं करना, उसको एक्सपेंड कर तो करना है, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी लगानी है, पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी लगानी है। तो तुम पहला क्वेश्चन लिखो और इसको सोल्व करना शुरू करो कि क्या आंसर आएगा, और साथ के साथ प्रॉपर्टी भी लिख देना कि क्यों इक्वल इक्वल आ रहे हैं। तो एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस, ये जीरो के इक्वल आना। तो हमारे पास एक्स वाई जेड, ए बी सी, और हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड, है ना। मैं C3 को अलग अलग कर रहा हूँ, है ना, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, बाकी दो कॉलम को ऐसा कैसा रहने दो, एक्स वाई जेड, ए बी सी, और यहाँ पे लिख दिया ए बी सी। अब देखो इसमें पहला और थर्ड इक्वल इक्वल आ रहा है, कोई से भी दो इक्वल आ जाए इसका मतलब इसका आंसर जीरो आने वाला है। इसमें लास्ट के दो इक्वल आ रहे हैं तो इसका आंसर भी जीरो आना चाहिए। कहानी खत्म। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है, हालांकि इसको लिखते तो नहीं प्रॉपर्टी में, लेकिन किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, बाकी कुछ भी आ रहा हो तो उसका आंसर जीरो ही आता है, किसी भी एक कॉलम के किसी भी एक रो के, उसका आंसर भी जीरो आता है। अब तुम्हें करना है, पहला हो ही गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा, सेकेंड वाला करो। सेकेंड वाला यहाँ लिखता हूँ मैं ना, ये हो गया होगा पहला वाला, इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकेंड वाले में देखो एक एक बार तो तुम्हें देखने पड़ेंगे, फिर अगली बार से समझ में आए। सेकेंड वाले में क्या करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब तुम इसको अगर अलग अलग करोगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसलिए मैंने अलग अलग करा ताकि ये अलग दिखेगा, तो ये पहले के साथ मिलकर जीरो बन जाएगा, और ये अलग होगा तो सेकेंड वाले के साथ मिलकर जीरो बन जाएगा। अब इसमें क्या करो तुम, इसमें इन तीनों को ऐड कर दो, R1 में ऑपरेशन लगाओ और उसमें क्या ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दो, या कॉलम में ऑपरेशन लगा दो, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो इन तीनों को ऐड करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो बनने के चांस होंगे। ठीक है ना, अगर हम इनको ऐड करें तो R1 में ऑपरेशन लगाने तो बाकी दो तो सेम रखना है, B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी तो सेम रखना है, कॉलम रो टू A माइनस बी और B माइनस सी। अब इनको ऐड कर दो, तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह से B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल। ऐड करने के बाद यहाँ लिखना है तुम्हें, ऐड करना, B माइनस सी, C माइनस A माइनस B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये भी जीरो हो जाएगा। तो किसी भी एक रो के तीनों एलिमेंट अगर जीरो आ जाते हैं तो उसका आंसर जीरो है। शिवांगी समझ में आ रहा है ये वाला?
Yes, sir. तो ऐसे करते जाना है तुम्हें धीरे धीरे करके। अब स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, धीरे धीरे नीचे वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे हमेशा। ये तो आसान आसान है सर। अब थर्ड वाला करो तुम ट्राई। देखो वो कहते हैं कि बिना एक्सपेंड के करना है, तो तुम एक भी प्रॉपर्टी अगर लगाने में कामयाब हो जाते हो तो बाकी फिर एक्सपेंड करके कर सकते हो। बोलेंगे तो सही बिना एक्सपेंड के करना है, लेकिन अगर एक या दो प्रॉपर्टी लगाकर एक्सपेंड कर देते हो तो उसके मार्क्स नहीं कटते। अब ये है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86। है ना, ये जीरो लाना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चन है कि जीरो लाना है, तुम्हें पता है इसका आंसर जीरो आने वाला है, लेकिन करे तो कैसे करें। तो अब मैं ना एक एक तुम्हें बता देता हूँ कि देखो ये C2 कॉलम है, C3 कॉलम में क्या करना है। C3 कॉलम में 9 को मल्टीप्लाई करना है C2 से और माइनस कर देना। C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। देखो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 माइनस करने पर आ गया अपने पास 63, माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके 72 में से 75 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे इसमें 5 आ जाएगा। अब जो 2, 3, 5 आ रहा है, 2, 3, 5 आगे भी लिखा हुआ है, तो दो कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो पहले इसमें कॉलम में ऑपरेशन लगाओ कि C3 में से मैं 9 को C2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाला है। तो 2, 3, 5। अब C3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो C2 में कोई चेंज नहीं करना। बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, ऐसे नहीं करना। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज के इसमें होगा C3 में। इसमें क्या हो जाएगा 9 इंटू 7, 60, 75, 9 इंटू 8, 86, 9 इंटू 9। अब इसको माइनस करेंगे तो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5। तो अब दोनों इक्वल इक्वल हो गए तो साथ में प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जीरो लिख दो ना, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आंसर। इसका आंसर जीरो। ठीक है, अब फोर्थ वाला तुम करो ट्राई, थोड़ा सोचो फिर करो। करो विरागो करो, लगा दो दिमाग जितना भी है सारा। हाँ भाई जीरो तो आना है ना, जीरो तो आएगा ही सही। है ना, इधर तो पीछे लिखे हुए हैं, ये प्रूव करने वाले हैं। क्या करें, कौन सा ऑपरेशन लगाएं वो भेजो तुम तो कि सर ये वाला ऑपरेशन लगाएं। स्नेहा जी बताओ चलो तुम कि सर ये वाला ऑपरेशन लगा दो इसको। तुमने करे भी हुए हैं थोड़े थोड़े से। सर कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं।
ओके, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तुम खुद सोचो। 3 में से 1 माइनस करोगे तो ए सर बी। फोर्थ बताना है या थर्ड? फोर्थ फोर्थ ओके थर्ड थर्ड तो कर दिया था ना अपन ने, फोर्थ बताना, फोर्थ वाला करो। सर C3 में C2 को प्लस कर देंगे। हाँ, C1 C2 C3 तीनों को प्लस कर देंगे, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, C2 में या फिर C3 में C3 प्लस C2 कर दो, या फिर सबको इक्वल कर दो। नहीं, ये काम करना है, C3 में C2 ऐड करना है। करो बच्चों, तो 1 1 1 BC प्लस CA AB, और इसमें ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, इसमें भी ऐड कर दो तो AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है ना, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, तुम आराम आराम से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये आ गया AB प्लस BC प्लस CA। अब शिवानी ये बताओ कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस C3 वाले कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है। C3 वाले कॉलम में कॉमन आ रहा है AB प्लस BC प्लस CA, तो इसको कॉमन निकाल कर बाहर लिख सकते हैं अपन। AB प्लस BC प्लस CA बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर लिख सकते हैं हम लोग 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। तो दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। वाह भाई राघव, वाह। ठीक है ना, सही सही काम करना। फिर धीरे 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 प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हारी। अब अपनी कॉपी में 5th नंबर वाला करो, जिसका ये हो गया हो, है ना, जिसका नहीं हुआ हो लवप्रीत, ये लिख लो। अब 5th वाला करो, लगाओ दिमाग 5th वाले में। सर ये भी प्रूव करना है? हाँ, ये भी प्रूव करना है, सारे प्रूव करने हैं। प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव करना है। आ नहीं रहा यार, मुस्कान कैसे करें बताओ। शुरुआत हो पा रही है, 2 3 तरीके हैं करने के। स्नेहा तुम बताओ अगर आ रहा हो तो। सर इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। क्या करना है, R1 में तीनों ऐड कर दो,
R1 प्लस R2 प्लस R3। एक क्वेश्चन बिना एक एक बार देखे बिल्कुल भी नहीं आ सकते, एक एक बार तो देखना पड़ेगा। फिर इनसे सिमिलर क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं और कुछ नहीं है। इन तीनों को ऐड करेंगे R1 में तो 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं अपन P प्लस Q प्लस R, क्योंकि 2P प्लस 2Q प्लस 2R है। इसमें 2X प्लस 2Y प्लस 2Z है। और बाकी ऐसा कैसा लिख दो C प्लस A R प्लस P Z प्लस X X प्लस Y P प्लस Q A प्लस B। अब R1 में से क्या कॉमन आ रहा है? R1 में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें से भी बाहर 2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। होल बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया तो हमारे पास A प्लस B प्लस C बचा, P प्लस Q प्लस R आया, X प्लस Y प्लस Z। यहाँ आ जाएगा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक है, अब क्या करो, R2 में से R1 माइनस कर दो, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास A रह जाएगा, ठीक है। और R3 में से क्या माइनस कर दो, R3 में से भी R1 माइनस कर दो, ताकि इसमें भी कोई ना कोई एक C बचा रह जाएगा। 2 बाहर ऐसा कैसा था, A प्लस B प्लस C, ठीक है ना, ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस J। अब तुम खुद सोचो कि R2 में से अगर मैं R1 माइनस करता हूँ, मतलब C प्लस A में से क्या माइनस करता हूँ मैं, माइनस A माइनस B माइनस C, तो A और C कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का B बचेगा या माइनस B बचेगा। और R3 में से R2 माइनस करता हूँ, सॉरी R3 में से R1 माइनस करता हूँ, तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का C। सेम इसी तरह से यहाँ पर बचेगा माइनस का Q माइनस का R, यहाँ पर बचेगा माइनस का Y माइनस का J। अब R2 में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन R2 एंड R3, R2 R3 में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस, 2 माइनस माइनस बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z और B Q Y C R J। यहाँ तक लिखो। तुम्हारे पास आ गया 2, ठीक है, माइनस माइनस तो 2 आ गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा तो मैच कर ही रहा है ना इसका आंसर यार, बी और सी आ रहा है, बी और सी आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, वाई जेड आ रहा है, बस अब हमें ए पी एक्स लाना है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और ऑपरेशन लगा दो, क्या ऑपरेशन लगा दे कि R1 में माइनस करना है R1 प्लस R2 को ऐड करके, इन दोनों रो को ऐड करके माइनस करना है, नहीं R2 और R3 को ऐड करके, R2 को R3 में से माइनस करके ये करना है। तो दोनों को ऐड कर लो, B प्लस C और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, A आ जाएगा, इसमें P आ जाएगा, इसमें X आ जाएगा, बाकी A B C P Q R X Y J, ये आंसर है। ये हो गया अपना प्रूफ। ठीक है, ऐसे तुम्हें सोचना, धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे ना तो अपने आप सोचने में आता जाएगा कि अच्छा ये करना है, ये करना है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं और भी मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल एक्सपेंड करके, जिसमें लास्ट के नंबर की प्रॉपर्टी लगाई थी अपन ने, 6 वाली या 5th वाली की B प्लस C को अलग अलग कर लो, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए और क्वेश्चन लाता हूँ।
थोड़े वाली एक्सरसाइज आ गई। जस्ट यू 1 मिनट। करो ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 6 विदाउट यूजिंग द एक्सपेंडेशन प्रॉपर्टी से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ही एनसीईआरटी का, ज्यादा कुछ है नहीं। 0a माइनस बी माइनस 0 माइनस सी बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब वैसे भी अगर डायगोनल के तीनों एलिमेंट 0 हो तो उसका आंसर 0 है। ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ध्यान से देखोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर हमेशा 0 आता है, उसका डिटरमिनेंट का आंसर ऑलवेज 0 आता है। फिर भी अब सोल्व कैसे करा जाए, क्या तिकड़म लगाए? एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके सोल्व करना, क्या करें भाई अब इसमें, तुम सोचो। 0a माइनस बी में R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से कुछ फायदा होगा क्या? देखो फाइनल आंसर तो वो तो लिख ही देंगे अपन कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। कोई और मेथड लगा के देख रहा हूँ मैं। तो तीनों को ऐड कर दिया तो माइनस ए प्लस का बी, इसमें आ जाएगा ए प्लस का सी, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी माइनस का सी। ये माइनस ए 0 माइनस का सी बी सी 0। फिर उससे पहले टर्म में तो 0 आएगा, उससे तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। मेरे को तो लगता है यही रीजन लिखा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वजह से हो रहा है ना। इसके अलावा तो फिर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है करना। देखो या फिर और भी तरीका है, जैसे इसको अगर मैं डेल्टा लिख लेता हूँ, पूरे को क्या लिख लेते हैं, डेल्टा 0 a माइनस बी को। लेकिन वो बस तुम्हारे सामने करने के लिए ये सब चीजें। अब मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी थी कि अगर इसके रो को कॉलम और कॉलम को रो चेंज कर दिया जाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा ही आंसर आता है। तो इसके रो, इसकी पूरी रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ। 0 a माइनस बी को लिख रहा हूँ मैं 0 a माइनस का बी
फिर इस वाले को लिख रहा हूँ मैं माइनस का a, 0 माइनस का c, b c 0। पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी थी ना कि रो इनटू कॉलम, फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी थी कि अगर इसमें इंटरचेंज कर देते हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये भी डेल्टा होने वाला है। हमें किसका आंसर निकालना है, डेल्टा का, कि डेल्टा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब इस ये वाली और ये वाली आंसर है तो इसमें जबरदस्ती माइनस कॉमन लो यहाँ से, ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तीनों में से ही माइनस कॉमन लो, R1 में से, R2 में से और R3 में से, तीनों में से माइनस कॉमन। तो पहला माइनस कॉमन लिया R1 में से, फिर R2 में से, फिर R3 में से, तो 0 a माइनस का b, ठीक है, फिर माइनस a 0 माइनस का c, फिर b c 0, ये आया। पहले फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी लगा दी, फर्स्ट नंबर नहीं लिखना है, प्रॉपर्टी का पूरी डेफिनेशन लिखना है। फिर क्या करा, तीनों में से कॉमन ले लिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, और ये वाली जो डिटरमिनेंट है बेटा ये कौन सी बन गई, वापस से इक्वेशन फर्स्ट वाली बन गई, तो इक्वेशन फर्स्ट के जैसे बन गई ना, तो उसको लिख देंगे अपन डेल्टा। अब डेल्टा माइनस डेल्टा को आगे सोल्व करेंगे तो उधर ले जाकर 2 डेल्टा हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। ऐसे काम कराएंगे, ठीक है। ये जो ऑपरेशन लगा रहा था इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें क्या करा बेटा कि एक तो पहले नंबर की प्रॉपर्टी लगाई हमने, क्या प्रॉपर्टी लगाई कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये जितने भी रो थी तीनों, इन तीनों को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब कॉलम में चेंज करने का मतलब पहली नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ो कि रो को अगर कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। तो ये जितनी भी रो वाली थी अपने पास, सॉरी कॉलम वाला, रो वाली थी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया, इन सब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट करके इसमें से माइनस ले लिया, पहले में से माइनस, दूसरे सब माइनस क्यों को ले रहे हैं ताकि इसके जैसा बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये पीछे वाली डेल्टा की इक्वल बन गई और ट्रिपल माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। शिवांगी अब समझ में आया ये वाला, शिवांगी बेटा बताओ कहाँ से समझाऊं दोबारा से। बीच में आवाज कट गई थी सर आपकी बीच में। अच्छा देखो, ये इसमें पहले नंबर की प्रॉपर्टी लगाई हमने कि जितनी भी रो थी उन सबको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें ये वाली चीज। यस अब सर। इसमें पहली वाली में भी माइनस कॉमन लिया, दूसरी से माइनस कॉमन लिया, तीसरी रो से भी माइनस कॉमन लिया, क्योंकि हमें पहले की जैसे दिख जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से माइनस कॉमन लेंगे तो पहली से माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, 0 प्लस का a माइनस का b, माइनस a 0 का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं साइन चेंज करने से, c की वैल्यू माइनस। अब ये जो डिटरमिनेंट आई बेटा, ये कौन सी डिटरमिनेंट की तरह लग रही है तुम्हें, पहली वाली डिटरमिनेंट की तरह लग रही है, इक्वेशन फर्स्ट की तरह नजर आ रही है। यस तो सर। यहाँ पर डेल्टा लिख दिया और ट्रिपल माइनस माइनस के इक्वल हो गया। अब डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब डेल्टा तो निकालना था अपने को, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, कर लो है ना, ये भी ठीक क्वेश्चन लगा मेरे को। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाना है या कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब ये वाले कुछ तो हम याद कर लेंगे जो एक्सरसाइज में, बाकी कोई अगर नया ही आ गया बाकी फिर। कुछ नहीं आने वाला, बस ये आता है, मिसलेनियस की एक्सरसाइज है ना, वो देख लो एक बार। इन क्वेश्चनों में क्या कर रखा है इन्होंने, मिसलेनियस में या इसमें दो दो क्वेश्चन सेम सेम दिए हुए हैं, ठीक है ना, मेरे को भी थोड़ी पता चलता है, देखो मैंने भी क्वेश्चंस करे ना ये वाले, तो बस वही प्रॉपर्टी लगती जाती है, तुम्हें खुद ही दिखने लग जाएगा, तुम्हें ना इनको 2 बार ट्राई करना, अपने आप तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चनों का, तो कि इसमें ये ऐसे लगाना, ठीक है ना। एक बार देखना पड़ेगा, मैं शुरू से कहता जा रहा हूँ कि 1 या 2 बार तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना है देख देख के, तीसरी बार ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन एक बार देख देख के कर लो बस, तो बिना देखे तो एक भी नहीं होने वाला। लिख लो बेटा, लिख लो आराम से। चलो 7 बार आप करते हैं, भी हो सकता है वो समझ में आए थोड़ा सा, हो
लिखो ये वाला। अब इसमें तुम करो थोड़ी देर, तुम परेशान हो इसके अंदर 7th वाले के अंदर, फिर मेरे को बताना कि क्या होगा, है ना, प्रूव करो तुम इसको, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्या करना है। 5-7 मिनट देता हूँ तुम्हें, अपने आप माइंड चलना शुरू होगा। देखो एक या दो प्रॉपर्टी भी लग जाती है, उसके बाद तुम एक्सपेंड कर देते हो ना, तब भी कोई गलत नहीं है उसमें, बस एक या दो प्रॉपर्टी लगा कर भी तुम सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट जिसमें जीरो आंसर आ रहा है, सब जितने भी डिटरमिनेंट जीरो आती है उन क्वेश्चनों में ही तुम प्रॉपर्टी के थ्रू सोल्व कर सकते हो। बाकी सबके अंदर जिसमें भी कोई ठीक सा आंसर आता है, जैसे इसमें आ रहा है 4a² b², तो तुम इसको प्रॉपर्टी के थ्रू पूरा पूरा सोल्व नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो तुम एक आध प्रॉपर्टी लगा लो, काम कर लो। क्या प्रॉपर्टी है? जो मैंने के से मल्टीप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी लगाई थी ना, वही प्रॉपर्टी है। इसमें ना ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लो तुम यहाँ से। किससे ले? R1 से ले लो चाहे R2 से ले लो, लेकिन कॉमन ले लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ फ्रॉम R1, ए कॉमन फ्रॉम R1, बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड C कॉमन फ्रॉम R3। तो पहले से A कॉमन लिया, दूसरे से B कॉमन लिया, तीसरे से C कॉमन लिया, तो अंदर कितना हो जाएगा, माइनस का A B C। पहली रो में तो बचा A कॉमन लिया था, दूसरी रो से B कॉमन लिया, तो कितना बचा हमारे पास, A माइनस का B और C। तीसरे से C कॉमन लिया तो A B माइनस का C। तो ये हो गया हमारे पास ABC। हमें लाना है 4a² b² c²। तो तुम इसमें फिर देखोगे क्या कॉमन आ रहा होगा, फिर सोचो। तो A कॉमन आ रहा है, कहां से A कॉमन आ रहा है, फ्रॉम C1, B कॉमन फ्रॉम C2, C कॉमन फ्रॉम C3। ये हो जाएगा ABC इंटू, फिर ABC कॉमन ले लो, तो -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। A² B² C²। अब इसको, अब इससे 4 कैसे ला सकते हैं, हो ही नहीं सकता इससे 4 आ जाए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको तुम्हें अब एक्सपेंड ही करना है। इसको क्या करना है, एक्सपेंड के अलावा कोई रास्ता नहीं है अपने पास। थोड़ा सा अगर तुम करना चाहो तो थोड़ी और कर सकते हैं, अगर बिना एक्सपेंड, एक्सपेंड तो करना ही है लेकिन छोटा एक्सपेंड हो जाएगा, कि तुम इसमें R1 में क्या ऐड कर दो, R1 + R2 ऐड कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा कि हमारे पास जीरो आना शुरू हो जाएंगे। -1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 1 में -1 ऐड करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर तुम्हें ये ऑपरेशन नहीं लगाना तब भी तुम डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, लगा लोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब तुम इसका एक्सपेंड कर दो बस डायरेक्ट, जिसमें आंसर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी राइट साइड में जीरो को छोड़ के अगर कोई दूसरी वैल्यू आती है तो एक या दो प्रॉपर्टी लगा लो, उसके बाद एक्सपेंड कर दो, और कुछ नहीं करना होता। एक या दो प्रॉपर्टी लगा लो, उसके बाद एक्सपेंड ही करना होता। लेकिन राइट साइड में जीरो आ रहा है तो हो सकता है प्रॉपर्टी से ही सोल्व हो जाए। तो A² B² C²। अब पहला जीरो करेंगे, लिखने का कोई मतलब नहीं, -0 करेंगे, फिर लिखने का कोई मतलब नहीं, प्लस का 2, डिटरमिनेंट 1 -1 1 1। तो A² B² C², 0 + 0
प्लस 2 1 प्लस 1 2, तो 4 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करा मैंने, पहले ए कॉमन ले लिया, ए दिख ही रहा था क्योंकि एबीसी लाना है, फिर वापस से कॉलम में से भी कॉमन आ गया, वहां से भी एबीसी ले लिया, फिर उसके बाद जो डिटरमिनेंट बची उसको एक्सपेंड कर लो। लेकिन तुम्हें लगता है ना मोस्टली, है ना, और चीजें सिखाता जाऊंगा भी धीरे धीरे, तो है ना बाकी कॉलम को जीरो बनाने की कोशिश करो। अगर हमारे पास 1 1 1, एक काम आ रहा है, बंद हो जाएगा फिर, एकदम तो नहीं। ठीक है, कर लो आराम से, तो नेक्स्ट करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों ना, 8th वाला करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 8th वाला है वो सिमिलरली है ना, मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एक कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे 8th के फर्स्ट में क्या करना है हमारे पास, लिख लो, पहले 8th का फर्स्ट लिखो, फिर सेकंड तुम खुद करना। अब देखो बच्चों, लिख लिया है ना, फर्स्ट लिख लिया। अब शिवांगी इसमें देखो कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है इसमें a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। क्या लाना है इसमें, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस। मतलब अब a माइनस बी कब आएगा, जब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, R1 में से क्या माइनस कर दूं मैं, R2 माइनस कर दूं, तभी तो a माइनस बी आएगा। और b माइनस सी कब आएगा, जब R2 में से क्या माइनस कर दें हम लोग, R2 में से R3 माइनस कर दें। अब C माइनस से कब आएगा, जब R1 में से C3 माइनस कर दे। लेकिन यहाँ R1 में पहले ही तुमने चेंज कर दिया, तो अब तुम ये वाला R1 नहीं रहा तुम्हारे पास। तो जब भी इस तरह से साइड में कोई चीजें लिखी हुई रहती है ना, तो इनमें से एक या दो चीजें तो प्रॉपर्टी से आ जाती है, बाकी चीजें एक्सपेंड करने के बाद ही आएगी। तो पहले तुम a माइनस बी और b माइनस सी पे फोकस करो, क्योंकि R2 में से R1 माइनस कर दिया और R2 में R3 माइनस कर दिया। करो बच्चों, ये प्रॉपर्टी लगाओ एक एक करके। पहले इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, फिर ये a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर R2 में से R3 माइनस कर दो 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 सी सी स्क्वायर। या जब भी ये 3 1 1 दिखाई दे, है ना, एक ये भी क्वालिटी है कि जब भी 3 1 दिखाई दे तो इनमें से 2 1 को 0 बनाया दो। अगर 3 1 दिखाई दे रहे हो क्वेश्चन में, तो इनमें से 2 1 को 0 बना दो, तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लिखते भी चलते रहो कि अगर 3 1 आ जाए तो उनमें से 2 को 0 बनाना होगा। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको a माइनस बी इंटू ए प्लस भी लिख सकते हैं। तो शिवांगी पहली वाली रो में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली वाली रो से क्या कॉमन आ रहा है, सर 0 है वहां पे पहला एलिमेंट, तो फिर कॉमन कैसे आएगा? देखो ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे 0,2, इसमें से तो कॉमन कुछ भी निकालो ना, 0 को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, जैसे इसको a माइनस बी से डिवाइड कर दो। चलो यहाँ देखो 1 2 4 है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, या तुम्हें यहाँ 0 2 4 है, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा, 0 2 4 से 2 कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ लिख देंगे 0/2, ये तो करते हैं कॉमन लिखते हुए, 2/2 4/2, तो अंदर कितना बचा हमारे पास, 0 1 2,
ऐसे कॉमन निकाल दे। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, जिस चीज को कॉमन निकालते हो वो चीज डिवाइड हो जाती है। तो जीरो में से अगर ए, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरी ऐसे सोचो कि कुछ नहीं है तो मैं जीरो इंटू ए माइनस बी भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस बी कॉमन आ गया तो यहाँ जीरो लिख सकते हैं, यहाँ वन लिख देंगे, यहाँ पर ए प्लस बी लिख देंगे। कि ये वाली बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब इसी तरह से यहाँ b प्लस सी बी माइनस सी है ना, यहाँ पर b माइनस सी लिख देंगे समझने के लिए, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाता है काम। तो यहाँ पर b माइनस सी लिख दो, बाहर आ जाएगा, तो 0 1 b प्लस सी, और नीचे बचा तुम्हारा 1 c सी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो चीजें तो आ गई, a माइनस बी और b माइनस सी। अब तुम्हें तीसरी चीज लानी थी c माइनस ए। अब c माइनस ए लाने के तुम्हें इसका एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। तुम और भी प्रॉपर्टी लगाओगे तब भी फाइनलाइज तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। इस पूरे डिटरमिनेंट को कभी भी c माइनस ए नहीं लिख सकते, या तो जीरो लिख सकते हो या फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करना चाहिए बेटा इसको? c1 कॉलम से सोल्व कर दूं मैं, ज्यादा आसान हो जाएगा c1 से सोल्व करना। प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं अपन। तो यहाँ जीरो कुछ भी लिखें जीरो ही आने वाला है, माइनस जीरो कुछ भी लिखें जीरो ही आने वाला है, प्लस का 1। ठीक है, अब अंदर कितना लिख देंगे अपन, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे, तो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी b माइनस सी, 0 प्लस 0 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया तो c माइनस ए बचा। तो फाइनल आंसर आ गया a माइनस बी b माइनस सी c माइनस, ये आंसर है। मुस्कान आ रहा है समझ में बेटा ये वाला? यस सर। इसने तुम्हें आ रहा है ये वाला? कोई डाउट हो तो पूछो कि सर यहाँ से बताओ दोबारा से। आ रहा है सर समझ। ठीक है बेटा, अब इसको लिखने के बाद ये वाला ट्राई करो, सेकंड 9th 8th का सेकंड करो। एट के सेकंड में क्या करना है, वही निकालते जाना है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस, जितना निकल सके उतना निकाल लो। अब a माइनस बी करना है या 1 1 को जीरो करना है, एक ही बात है। तो c1 में से c2 को माइनस कर दो, c2 में से c3 को माइनस कर दो, तो a माइनस बी भी दिखाई दे जाएगा, b माइनस सी भी आ जाएगा। और a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। यहाँ ऑपरेशन लगा दो, C1 में से माइनस करना है C2 को, एंड C2 में से माइनस करना है C3। तो 0 0 1 आ जाएगा, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब सी सी क्यूब। अब एक स्टेप बचाने के लिए मेरे को पता है कि कॉलम C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉलम C1 में से a माइनस बी कॉमन आने वाला है। ठीक है ना, इनकी आइडेंटिटी लगा लो पहले, इसकी भी आइडेंटिटी लगा लो। तो a माइनस बी कॉमन आएगा फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी कॉमन आएगा फ्रॉम C2। तो 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
0 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc 1c c2। अब बस इसको एक्सपेंड कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। b माइनस सी, अब हमें क्या लाना है, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी लाना है। इतना बड़ा सारा लाना है। अभी सोचेंगे कैसे लाएंगे, लेकिन ये 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं और कुछ बनने वाले नहीं है यहाँ पर बात, और ज्यादा परेशान ना हो। बस इसको एक्सपेंड कर दो, थोड़ा बहुत करोगे तो हो जाएगा कि c1 में से c2 माइनस कर लो, थोड़ा सा और जीरो जीरो दिखाई देने लग जाएंगे, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। तो जीरो से ये जीरो, माइनस जीरो से ये जीरो, प्लस का 1, और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, a माइनस बी माइनस सी, और इनको लिख लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जिसके बाद ज्यादा ना मतलब नहीं भी आए ना, तब भी क्या करो, आंसर लिख दो अब इसके बाद। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होते ना, बहुत सारे बच्चों से फैक्टराइजेशन नहीं हो पाते, तो ज्यादा परेशान नहीं होने का और आंसर लिख देने का। जो भी आंसर बचे हुए ना पीछे के 2 पार्ट, वो लिख दो, इतना पता नहीं चलता। फिर भी अगर फैक्टराइजेशन करना चाहो तो करते हैं भी धीरे धीरे। हमें क्या लाना है अब, c माइनस ए लाना है, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो c माइनस ए बनाने की कोशिश करते हैं। c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पास रखो, माइनस बी कॉमन ले लो, c प्लस ए को पास रखो। यहाँ प्लस का बी सी आएगा ना, लिखने में गड़बड़ होगी, तो b कॉमन आएगा तो ये c माइनस ए आएगा। अब ये भी c प्लस है, c माइनस है, ये भी c माइनस है, तो यहाँ से c माइनस से कॉमन आ जाएगा। यहाँ c माइनस से कॉमन लिख देंगे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर c प्लस है प्लस का b, तो ये आंसर है। ठीक है ना, तो जैसे एक क्वेश्चन में करा वैसे सेकंड क्वेश्चन में करना है ना, बस तुम्हें आइडिया लगता जाएगा धीरे 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 करके, पहचानते जाओ। तो इस एनसीईआरटी के अंदर बस यही कर रखा है कि ना हर क्वेश्चन में ही 2 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो एक क्वेश्चन में जो काम करा वही सेकंड में करना है। अब इनमें से क्या कर रखा है, एक एक पार्ट उठा उठा कर उन्होंने मिसलेनियस में डाला हुआ रखा है। तो मिसलेनियस को करके जरूर जाना, मिसलेनियस और एग्जाम्पल, हमेशा पेपर में से क्वेश्चन में से तुम्हारे मिसलेनियस में से और एग्जाम्पल में से ही आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सर बोलो। अगर हम रो में से और कॉलम में से सेम टाइम पे कॉमन ले रहे हैं, मतलब रो में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, और मतलब अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही आएगा, चाहे हम जहां मर्जी से जो मर्जी कॉमन ले। हाँ, मल्टी बाहर निकलने का मतलब मल्टीप्लाई में आएगा वो वाला वर्ड। बाहर कहाँ लिखेंगे फिर हम, बाहर लिखने के लिए मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। मतलब रो 1 से कुछ कॉमन लिया और रो 2 से, तो वो आपस में मल्टीप्लाई में आएंगे। हाँ, वो आपस में मल्टीप्लाई में। मैं 9th छोड़ रहा हूँ, 9th तुम करना घर पे, 10th वाला कर दो। नहीं आए तो पूछ लेना ना, पूछने में शर्माना नहीं है। बस सिमिलरली सही था इसलिए छोड़ दिया। ये वाला करना 10th में हमें लाना है फर्स्ट क्वेश्चन में
5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लो प्रीत कर लो, मन लग रहा हो तो मुझे दोबारा ही पढ़ाया जाएगा, है ना, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे, सर्दियों के टाइम पे पढ़ेंगे। अब 5x प्लस 4 कैसे आएगा शिवांगी, ये बताओ तुम। सर अगर रो 1 में रो 2 प्लस रो 3 कर दें, या फिर कॉलम 1 में 1 2 3 कर दो, है ना, बस ऐसे करना है, किसी में भी कर दो। R1 में क्या कर दिया, ठीक है मुस्कान, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो हो जाएगा 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 और आ गया 2x 2x, x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहली R1 से 5x प्लस 4, तो हमारे पास बचा इसने जी 1 1 1 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। अब जब भी ये 1 1 दिखाई दे तो मैंने क्या बताया था कि 3 1 आए तो किन्हीं भी दो को 0 बना दो, ठीक है। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ही C1 में से C2 माइनस कर रहा हूँ और C2 में से C3 माइनस कर रहा हूँ ताकि 2 1 0 बन जाए। तो 5x प्लस 4 ये 0, 2x में से x प्लस 4 माइनस करा तो x माइनस 4, 2x में से 2x माइनस करा तो 0, 1 में से 1 माइनस करा तो 0, 4 माइनस x, x माइनस 4, 1 2x x प्लस 4, ठीक है। जब भी 3 1 दिखाई दे तो उनको 0 बना। अब 5x प्लस 4, अब बाकी दो टर्म तो 0 हो जाएगी, मैं डायरेक्ट थर्ड टर्म लिख रहा हूँ, है ना, लिखना सारा कुछ दिखाना है उनको, ये वाली और ये वाली छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा x माइनस 4, 4 माइनस एक्स 0 x माइनस 4। अब इनको डिटरमिनेंट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 5x प्लस 4, ये आंसर आएगा। अब सेकंड नहीं करना है ना, बस यही करना है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। सेकंड वाले में क्या करना है बेटा, इसमें 3y प्लस के लाना है, तो वापिस से R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दो, तो वापिस 1 1 दिखाई देंगे तो 2 1 को वापिस 0 कर दो, एक्सपेंड कर दो। इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेंड करो, इसमें लिखा हुआ यूजिंग प्रॉपर्टी सोल्व करो। लेकिन जब भी राइट साइड में कोई ना कोई एलिमेंट आएगा तो तुम एक या दो प्रॉपर्टी लगाकर फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया करो, ठीक है ना, ये काम करना है। डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना, बस एक या दो प्रॉपर्टी लगाकर एक्सपेंड कर दो। अब 11th के भी दो पार्ट है, दोनों सेम ही है, तो कोई एक पार्ट सोल्व करेंगे। अब बताओ कौन बताएगा कैसे करें 11th के फर्स्ट पार्ट को, हमें a प्लस बी प्लस सी लाना है, क्या करना चाहिए। बताओ शिवानी। क्यों को मत देखो, बस a प्लस बी प्लस सी पे नजर रखो। नहीं आया इसने, यहाँ तुम बताओ। मुस्कान, आवाज भी जा रही नहीं जा रही मेरी। शिवानी नहीं आया, सोच रही हूँ सर। क्या सोचना था सर इसमें। इसमें
तीनों को हाँ बोलो। R1 R2 और R3 को प्लस करेंगे। और क्या है, करो प्लस करो। a माइनस बी माइनस सी 2b प्लस 2c कितना बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बन रहा है आराम से, बन गया ना शिवानी। यस सर। बस एक एक बार दिख रहा है ना, अगली बार तुम फटाफट से छापने वाली हो। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और बाकी को ऐसा कैसा लिख दो, 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस। अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, और अंदर आएगा हमारे पास 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c, ये 2b इज इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी। अब 1 1 1 1 दिखाई दे रहा है मुस्कान, तो दो 1 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। C1 में से C2 माइनस कर दो, C2 में से C3 माइनस कर दो, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, माइनस कर दिया तो 0, ये 0। 2b में से ये माइनस करेंगे तो ध्यान से लिखना, फिर b प्लस सी प्लस ए, है ना, एक b से एक भी कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर अब C2 में से C3 माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, C माइनस का प्लस ए प्लस का बी, और ये 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब वापिस से 2 0 आ रहे हैं तो एक्सपेंड कर देंगे, अब कुछ नहीं करना, 1 से एक्सपेंड कर देंगे, तो b प्लस सी प्लस ए 0, c प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। इनको एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब ऐसे तुम्हें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें करना है तुम्हें C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करना, ताकि ये 2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, फिर यहाँ से 2x प्लस y प्लस z कॉमन है, तो इसके अंदर 1 1 1 आ जाएंगे। इसमें जो 1 1 आ रहे होंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो दो 1 को 0 कर देना, उससे ये वाला सोल्व। कभी R1 प्लस R2 प्लस R3 करना होता है, कभी C1 प्लस C2 प्लस C3 करना, ये कार्यक्रम। तो नेक्स्ट करते हैं अब। लेकिन मैं सही, एक चीज ये कंफर्म है कि इनको जब तक पहली बार नहीं करोगे तब तक नहीं होंगे, ये 101% ट्रू है। इनको एक एक दो दो बार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें चेंज होती जाती है। अब ये वाली चीज सोल्व करनी है, इसमें 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है। अब एक्स क्यूब तो इसमें नहीं आ रहा, कहाँ से लाएंगे, तो 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है। लिख लो पहले,
वन एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर। अब वन माइनस एक्स क्यूब का क्या होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वन माइनस एक्स इंटू वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन इंटू एक्स, ए बी है ना, ये फॉर्मूला होता है। मतलब वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये पीछे पीछे ये तो दिखाई दे रहा है हमें, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो दिखाई दे रहा है इसमें। कैसे दिखाई दे रहा है, तीनों को ऐड कर देते हैं। आर वन में क्या ऐड कर देते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ऐड कर दो, या फिर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दो, दोनों में से कुछ भी ऐड करो। तो इनको ऐड करा तो कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे वन, यहाँ लिख देंगे एक्स, तो हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर और वन। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहली रो में से वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब अंदर बच जाएगा अपने पास वन 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 एक्स स्क्वायर वन एक्स 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 स्क्वायर और वन। फिर हमारे पास तीन वन दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों वन को फिर जीरो कर दो, है ना, दो को जीरो कर दो। आर वन में से आर टू माइनस कर दो और आर टू में से आर थ्री माइनस कर दो। तो आगे वाला तो ऐसा कैसा चलने दो, ये वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अभी तुम इसको एक्सपेंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स, अगर इसमें से एक्स बाहर निकाल लेते हैं तो ये भी वन माइनस एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा। हमें क्या लाना था, हमें लाना था वन माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, अब इसको वन माइनस एक्स क्यूब बनाना है। वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर वन माइनस एक्स क्यूब बनाना है तो हमें वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वन माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। तो इसको वन माइनस एक्स की जरूरत है, तो भी अंदर से निकालते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, ये माइनस एक्स, ये बन गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिखते हैं तो भी फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और एक्स वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या बाहर आ रहा है इनमें से, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर है। इसको बनाना है हमें वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स का भी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, दोनों के ऊपर लग जाएगा, माइनस एक्स वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस पूरे में से वन माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर है यहाँ पर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचा ये वाला, और अंदर बच रहा है हमारे पास वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स। ये माइनस का कैसे बचेगा, प्लस का बचना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अब इसको ओपन करा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का एक्स,
धीरे धीरे तुम्हें कहानी समझ में आ गई होगी कि 1 + x² + x। देखो ये सारे कार्यक्रम डिटरमिनेंट का नहीं है, ये तो आंसर लाने की व्यवस्था कर रहे हैं अपन। डिटरमिनेंट का काम तो पहले खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ 1 - x² को 1 - x 1 - x, एक को इसके साथ सेट कर दो, एक को इसके साथ सेट कर दो, तो एक 1 - x³ बन जाएगा, दूसरा भी 1 - x³ बन जाएगा, तो 1 - x³ का स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर है। लिख लो आराम आराम से। कहीं समझ में नहीं आया तो पूछो। कल क्लास हो सकती है ना? कल क्या है? कल फ्राइडे है ना? कल जो संडे वाली क्लास है तो वो मैं नहीं लूंगा, हो सकता है कल वाली क्लास मैं ले लूं, और जो केमिस्ट्री क्लास है वो केमिस्ट्री क्लास संडे को होगा, मतलब दोनों को इंटरचेंज हो जाए। अभी फिक्स नहीं है, कल तक ही पता चलेगा, क्योंकि कोई शादी वादी है संडे को तो वहां जाना है, तो या तो संडे वाली क्लास कैंसिल होगी, या फिर हम सोच रहे हैं कि उसको कैंसिल ना करके इंटरचेंज कर दें। तो कल वाली जो क्लास होगी उसमें तो हम फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब जब भी क्लास होगी उस क्लास के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ना है। ये वाला तो ऐसे ही अलग से पढ़ेंगे। तो कल सुबह तक मैं मैसेज कर दूंगा 11-12 बजे तक। देखो जो कल शायद किस किस की क्लास है तुम्हारे, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लास है। कल फ्राइडे है तो हाँ, इन दोनों की क्लास है। तो केमिस्ट्री की जगह पर मैं ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि उनको संडे के दिन शिफ्ट कर देंगे। रोज चेहरा देखना पड़ता है मेरा, है ना, क्या करूँ, लेकिन पढ़ते जाओ। हो गया होगा ये ना, साथ साथ कर रहे होंगे तुम। इसमें आसान था क्वेश्चन तो, लेकिन बस ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना, बनाना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं भी, 13, 14, वो इम्पोर्टेंट है ना। जो छोड़ दिए खुद से ट्राई मत करना, नहीं होंगे वो। 13, 14 जो भी बच रहा था, या फिर करो तो पहले एग्जाम्पल करना है, उनमें क्या ना, पहले डिवाइड करके फिर बताना पड़ेगा। उन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना, वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी वो मैं करवा दूंगा। शिवांगी पेपर कब है तुम्हारा? सर मिड जुलाई से हैं। तो मंडे वगैरह को ले लेंगे क्लास, उसके दिन ये खत्म हो जाएगा सारा ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करना। जो 3 पॉइंट लास्ट वाली एक एक्सरसाइज है ना, वो तो आसान सी है। वो अगर जिन्होंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाली एक्सरसाइज कर रखी है उनके लिए तो आसान है मैट्रिक्स में, जिन्होंने वो नहीं कर रखी उनके लिए फिर मुश्किल होगी। सेम वही एक्सरसाइज है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन दी हुई होगी उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होता है। तो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे ये दो क्वेश्चंस और फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।